हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20, लेक्चर नंबर उसका 4 है। गमन एवं संचलन जो चैप्टर था उसमें आज हम लोग बात करेंगे कंकाल तंत्र या स्केलेटरी सिस्टम की। तो ये स्केलेटरी सिस्टम जो होता है वो स्केलेटरी सिस्टम का या कंकाल तंत्र का निर्माण किससे होता है। तंत्र की हम लोग बात करते हैं तो तंत्र जो होता है उस तंत्र का निर्माण बहुत सारे अंगों से मिल करके होता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, अस्थि और उपास्थि, ये अस्थि और उपास्थि दो ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनसे कि कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। इनके बगैर हम लोग अपने शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं इनकी कल्पना? क्योंकि शरीर जो होता है उस शरीर को ये कंकाल एक ढांचा प्रदान करने का काम करता है, अर्थात एक ढांचा प्रोवाइड करवा रहा है। कौन? कंकाल तंत्र। कंकाल नहीं है तो आप कल्पना कीजिए, अगर मान लीजिए हड्डियां नहीं हो तो ये मांस जो है ये कहाँ टकेगा? ये इकट्ठा होकर के क्या है, एक मांस के लोथड़े के रूप में क्या है, नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये शरीर को एक ढांचा प्रदान करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है ये काम? ये काम किया जा रहा है किसके द्वारा? कंकाल तंत्र के द्वारा। तो अस्थि और उपास्थि दोनों जो होती हैं वो अस्थि और उपास्थि किसका काम कर रही हैं? कंकाल तंत्र का निर्माण कर रही हैं। ये दोनों जो होते हैं वो संयोजी ऊतक के रूप में जाने जाते हैं। कौन से ऊतक के रूप में? संयोजी ऊतक के रूप में जाने जाते हैं। प्रोटीन की अगर बात करें तो देखिए, अस्थि जो होती है उस अस्थि के अंदर मैट्रिक्स के रूप में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं ओसीन प्रोटीन। अस्थि के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन प्रोटीन। उपास्थि की बात करें तो उपास्थि के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है और इस प्रोटीन को नाम दिया जाता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। इतनी बात मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए, यहाँ पर मुख्य जो भूमिका निभाती हैं वो कौन निभाती हैं? अस्थि निभाती हैं। किस में निभाती हैं? कंकाल तंत्र के निर्माण में। उपास्थि जो होती हैं वो सहायक कंकाली अवयव के रूप में जानी जाती हैं, मतलब वो भी कंकाल तंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती हैं, लेकिन एक सहायक के रूप में इनके द्वारा अपनी भूमिका जो है वो निभाई जाती है। समझ में आ गई बात? आगे देखिए, हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर क्या है, कंकाली अवयव जो है उस कंकाल का निर्माण अस्थियों के रूप में। कंकाल की अगर बात की जाए तो कंकाल जो होता है ये कंकाल दो प्रकार से बटा होता है। पहला है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और दूसरा जो है वो है उपांगीय कंकाल। दो भागों में बांट दिया इसको, उपांगीय कंकाल। ठीक है। तो अक्षीय कंकाल जो होता है वो अक्ष का निर्माण करता है, और इस अक्षीय कंकाल के अंदर अगर हम लोग काउंट करें तो किस किस को शामिल किया जाता है अक्षीय कंकाल के अंदर? एक होती है करोटी, स्कल। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। तो स्कल और मेरुदंड, ठीक है। तो इस स्कल के अंदर क्या है, इसको कहते हैं स्कल। ठीक है। तो इस स्कल में दो पार्ट डिवाइड कर दिए। कौन कौन से? एक तो क्रेनियम, क्रेनियम को कहते हैं करोटी या क्रेनियम, और एक होता है आननी। आननी को कहते हैं फेसियल। ठीक है। तो करोटी और आननी दो भागों में डिवाइड किया किसको? स्कल को। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। मेरुदंड जो है ये प्रमुख संरचना के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर डिस्कस करें तो देखिए, कंकाली अवयव में हड्डियों की संख्या जो होती है, अस्थियों की संख्या, वो टोटल कितनी होती है? 206 होती है। इन 206 में से 80 जो अस्थियां हैं वो तो चली गई किस में? अक्षीय कंकाल में। और बच गई कितनी? लगभग ये बच गई 126।
तो ये 126 अस्थियां जो हैं वो किस में गई? उपांगीय कंकाल के रूप में चली गई, उपांगीय कंकाल के रूप में विभाजित हो गई। यहाँ पर देखें तो देखिए करोटी जो होता है, खोपड़ी को, स्कल को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कौन कौन से भागों में बांटा है? करोटी और आननी, क्रेनियम, सॉरी स्कल को करोटी कहते हैं, करोटी, और इसको बांटा है कितने भागों में? 2 भागों में। क्रेनियम को कपाल बोलते हैं, कपाल, कपाल। तो देखिए अक्षीय कंकाल के कितने भाग हुए? 2। एक तो हो गया करोटी और दूसरा हो गया मेरुदंड। करोटी या स्कल की अगर बात करें तो करोटी या स्कल को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कौन कौन से? एक है कपाल और दूसरा है आननी। आननी का मतलब होता है फेसियल, फेस वाला पार्ट। कपाल कौन सा है? यहाँ से लेकर के ये ऊपर ऊपर का भाग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ये खोपड़ी कहते हैं। ये खोपड़ी वाला पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं? कपाल। तो ये कपाल जो है या माथे से यूं लेकर के, और ये ऊपर वाला भाग है उसको तो क्या कह दिया? कपाल कह दिया। आननी कौन सा है? आगे वाला भाग जिसमें कान भी समाहित हैं, इसको क्या कह दिया? आननी। तो कपाल की बात करें तो देखिए सबसे पहले कपाल की बात करें तो यहाँ कपाल के अंदर अस्थियों की संख्या जो होती है वो होती है 8। करोटी में टोटल कितनी होती हैं? 22 अस्थियाँ होती हैं। कितनी अस्थियाँ हैं? 22। तो यहाँ पर 22 अस्थियाँ ये पाई जा रही हैं। 22 में से 8 तो कपाल में हैं और 14 किस में हैं? आननी या फेसियल भाग में होती हैं। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर कपाल के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी है? 8, और आननी भाग में कितनी है? 14। इसके अलावा क्या बच जाएगा आपका? इसके अलावा मेरुदंड बच जाएगा। मेरुदंड के अलावा क्या बच जाएंगी? ये पसलियाँ जो होती हैं वो पसली पिंजर बच जाएगा इसका। और पसलियों के बाद में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो वो सब कौन आती हैं? हाथ और पैरों की जो अस्थियाँ होती हैं उसको किसके नाम से? उपांगीय कंकाल के नाम से जाना जाता है। अंगों के अलावा उप अंग, उप अंग कौन से हैं? ये हाथ और ये पैर। इनकी जो अस्थियां हैं उनको किस रूप में जाना जाता है? उपांगीय कंकाल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए अक्षीय कंकाल के अंदर इसके अलावा शामिल करेंगे किसको? वक्ष के अंदर जो पसलियाँ पाई जा रही हैं, इन पसलियों को शामिल इसके अंदर किया जाएगा। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। और यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है? मेरुदंड के अंदर कशेरुकाओं की संख्या होती है कितनी? 26। तो देखिए सबसे पहले मैं निकाल के ला रहा हूँ इस करोटी में से। इतना तो आपको खाका समझ में आ ही गया होगा। कंकाल को कितने भागों में बांटा गया? मानव कंकाल को 2 में। एक अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी है? 80, और उपांगीय कंकाल में कितनी है? 126 है। टोटल सब मिला मिलू के ये उपांगीय कंकाल है बच गया जो। तो यहाँ पर अक्षीय कंकाल को कितने भागों में बांटा गया? करोटी, मेरुदंड और पसली। करोटी जो है उस करोटी को 2 भागों में बांटा गया है, कपाल और आननी। करोटी किसको कहते हैं? यहाँ गर्दन से ऊपर का जो भाग है, ऊपर का भाग है, ये गर्दन से ऊपर का भाग करोटी या स्कल कहलाता है। और इस करोटी या स्कल को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें कौन कौन से? एक तो फेस वाला पार्ट आ गया और एक कौन सा आ गया? एक खोपड़ी वाला या कपाल वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसको ही निकाल के ला रहा हूँ मैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? देखिए कपाल जो होता है, इस कपाल के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी है? 8 है। कपाल में कितनी अस्थियां हैं? 8 हैं। सबसे पहली मैं बात करूं कौन सी है? स्फीनॉइड। स्फीनॉइड अस्थि। कपाल की बात कर रहा हूं मैं, 8 अस्थियों की। कितनी अस्थियों की? 8 की। कपाल में कौन कौन सी? ये ऊपर की खोपड़ी वाली। दूसरी कौन सी है? फ्रंटल, फ्रंटल अस्थि। तीसरी कौन सी है? पैराइटल, पैराइटल। चौथी है टेम्पोरल। पांचवी ये है ऑक्सीपिटल। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए स्फीनॉइड अस्थि जो होती है इसकी संख्या कितनी होती है? 1। फ्रंटल की भी कितनी होती है? 1। पैराइटल कितनी होती हैं? 2। टेम्पोरल कितनी होती हैं? 2। कितनी हो गई? 2 2 4, 4 और 2 6। और यहाँ पर ऑक्सीपिटल कितनी हो गई? 1।
स्फिनॉइड हो गई, फ्रंटल हो गई, पैराइटल हो गई, टेम्पोरल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई, और एक होती है कौन सी, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो इस प्रकार से टोटल अस्थियां कितनी हो गई देखिए, 1 2 2 4 और 2 6 और 7 और 1 8। तो इसके अंदर कपाल के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी हुई, 8 अस्थियां हैं। आननी भाग के अंदर अगर मैं काउंट करूं तो आननी भाग जो होता है, आननी का मतलब होता है फेशियल। तो जिस पे हम लोग फेशियल करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, चेहरे की पुताई, तो फेशियल जो होता है, इस फेशियल के अंदर कौन से पार्ट का करवाते हैं, ये आगे आगे का जो बच गया, ये कान तक यहाँ का, ये पार्ट कौन सा है, फेशियल पार्ट है। इस फेशियल में कौन सी पाई जाती हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए टोटल अस्थियों की संख्या कितनी होती है इसमें, 14। एथमॉइड, एथमॉइड अस्थि, एथमॉइड कहाँ पर होती है, ये जो नाक है ना, नाक और ये जो आँखों के गड्ढे हैं, इनके पीछे की तरफ होती है एथमॉइड। लैक्राइमल, लैक्राइमल अस्थि, नेजल अस्थि, जाइगोमैटिक अस्थि, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, हायोइड, और कर्ण अस्थिकाएं। कान की अस्थि कौन कौन सी होती हैं, 3 अस्थियां पाई जाती हैं कान में, मेलियस, इनकस और स्ट्रेपीज। कितनी अस्थियां हैं, 3। एक कान में कितनी है, 3। अब देखिए देखिए एथमॉइड जो होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, शॉर्ट ट्रिक आपकी बना सकते हैं। देखो ALN जाइगो मैक्सी, तो इसकी क्या बना सकते हैं, एलन जाइगो मैक्सी में। तो क्या बन गई शॉर्ट ट्रिक, क्या बन गई इसकी, देखो एलन, A4 एथमॉइड, L4 लैक्राइमल, N4 नेजल, जाइगो मैक्सी और मैंडिबल में। तो एलन जाइगो मैक्सी में क्या बन गई शॉर्ट ट्रिक, एलन जाइगो मैक्सी में। और ये हायोइड और कर्ण अस्थिकाएं आपको याद रखनी है। हायोइड में कौन सी है, एक ही अस्थि है, कौन सी होती है, मुखगुहा जो होती है, ये मुखगुहा कौन सी है, ये खालिस्तान मुखगुहा, इसके नीचे की तरफ यहाँ पर जो होती है वो कौन सी अस्थि होती है, हायोइड अस्थि होती है। कान जो होता है, इस कान में बाहर नहीं अंदर की तरफ 3 अस्थियां होती हैं, कौन कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी अस्थि मानी जाती है। तो इस प्रकार से अस्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 14 अस्थियां जो होती हैं वो पाई जाती हैं। किस में, कौन से भाग में, आननी भाग में। समझ में आ गई होगी बात, किस प्रकार से पाई जाती हैं। देखो 14 कैसे कैसे हो जाएंगी, एक तो ये हो गई एथमॉइड, एक एथमॉइड होती है लैक्राइमल। लैक्राइमल कौन सी, आंख के अंदर, आंख का जो ये गर्त है, तो इधर वाली आंख में भी इधर वाली आंख में। तो कितनी हो गई, 2 इसकी हो गई। नेजल कितनी होगी, 1। जाइगोमैटिक कौन सी होगी, 1। और मैगजीला जो होती है, ये मैगजीला कहाँ होती है, ऊपर वाले जबड़े की जो अस्थि होती है पूरी यूं, ये ऊपर वाले जबड़े की अस्थि क्या कहलाती है, मैगजीला। निचले वाले जबड़े की अस्थि क्या कहलाती है, मैंडिबल। ये भी कितनी होती है, 1। हायोइड अस्थि कितनी होती है, 1। और एक ये और एक ये, एक कान की हो गई। तो 3 है, 3 दोनों कानों की कितनी हो गई, 3 दूनी
6। अब काउंट कर लो, देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और यहाँ पर देखो 8 और 6 ये हो गई 6 14। भाई एक कान में 3 पाई जा रही है तो 2 में कितनी हो जाएंगी 6, तो 8 तो ये और 6 ये कितनी हो गई टोटल 14। तो इस प्रकार से कपाल और आननी भाग जो होते हैं इनका निर्माण किससे होता है, करोटी। करोटी में कितने पार्ट होते हैं, 2, एक होता है कपाल या क्रेनियम और दूसरा होता है आननी भाग। तो कपाल के अंदर ये 8 अस्थियां होती हैं और ये वाला जो भाग होता है इसके अंदर कितनी अस्थियां होती हैं 14। तो 14 और 8 टोटल कितनी हो गई 22 अस्थियां हो गई। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अस्थियां हैं, समझ में आ गई बात। ये तो कपाल की हो गई कितनी 8, वो 14 आननी भाग की हो गई। एथमोइड कहाँ पर होगी, नाक और आँख इन दोनों के बीच में पीछे की तरफ। लैक्राइमल आँख वाली अस्थि है, नेजल नाक वाली हैं। जाइगोमेटिक जो होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती है, नाक और आँख से जस्ट नीचे की तरफ। मैगजीला जो होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, ऊपरी जबड़े में। मैंडिबल निचले जबड़े में। हायोइड कहाँ होती है, मुख गुहा के नीचे की तरफ। कर्ण अस्थिकाएँ कान के अंदर की तरफ पाई जाती हैं, कितनी 3 एक कान में 3 दूसरे में, तो 6 हो गई। तो इस प्रकार से यह आपका हो चुका है क्या, यह आपका करोटी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, मेरुदंड की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, मेरुदंड की बात करने वाले हैं। तो देखिए मेरुदंड जो होता है इस मेरुदंड में किस प्रकार से अस्थियां पाई जाती हैं। मेरुदंड की स्थिति की अगर बात करें तो यूं इस प्रकार से होती है। यूं इस प्रकार से मेरुदंड के अंदर क्या है, कशेरुकाएं उपस्थित होती हैं। अब सबसे शीर्ष की तरफ अगर बात करें तो मेरुदंड जो होती है, मेरुदंड को कशेरुक दंड भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या देते हैं इसको, कशेरुक दंड नाम देते हैं। मेरुदंड को ही दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, कशेरुक दंड नाम दे रहे हैं। अब यहाँ ऊपर की तरफ ये वाला भाग है, ये तो किसका है, करोटी का भाग है। तो करोटी में यहाँ पर क्या पाया जाता है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है, अनुकपाल अस्थिकंद। ये किसका पार्ट है, ये क्रेनियम का पार्ट है, कपाल का पार्ट है। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल मैंने एक अस्थि बताई थी, इस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की सहायता से ये जो मेरुदंड होता है ये कपाल के साथ में जुड़ा होता है। कपाल का मतलब ये खोपड़ी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की सहायता से संधि करता है। अब इसकी जो प्रथम कशेरुका होती है, इस प्रथम कशेरुका को कहा जाता है एटलस। क्या कहते हैं इसको, एटलस। याद रखना, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था 12th क्लास में कि प्रथम कशेरुका जो होती है मेरु कशेरुक दंड की, उसको क्या नाम दिया जाता है, एटलस नाम दिया जाता है। अब मेरुदंड जो होता है वो कितने भागों में बटा हुआ है, देखिए मेरुदंड के अंदर कशेरुकाओं की या कशेरुक दंड के अंदर कशेरुकाओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, टोटल 26 होती है। कितनी होती है, 26 होती है। किस किस प्रकार से, देखिए ग्रीवा कशेरुका, ग्रीवा कशेरुका इनको कहते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल। बक्षीय कशेरुका, बक्षीय कशेरुका। कटी कशेरुका, कमर वाली होती हैं, कटी कशेरुका। त्रिक और अनुत्रिक, ठीक है। इसको कहते हैं सैक्रम और इसको कहते हैं कॉसिक्स, ठीक है। ये पुच्छीय कशेरुकाएं होती हैं जो आज भी मानव के अंदर पाई जाती हैं, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि मानव के अंदर कभी पूंछ हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए ग्रीवा कशेरुकाएं, ग्रीवा कशेरुकाओं की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से अनुकपाल अस्थिकंद से, और मेरा हाथ पीछे तक जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ तक ये पाई जाती हैं। मतलब इनकी संख्या होती है कितनी, 7। कितनी होती है इनकी संख्या, 7 होती है। प्रथम से लेकर के कहाँ तक होती है, पहली ग्रीवा कशेरुका जो होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, एटलस। कहाँ तक होती है, 7 तक होती है।
बक्षीय कशेरुकाओं की अगर बात करें तो देखो ग्रीवक कशेरुकाएं हैं, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती हैं बक्षीय कशेरुकाएं और कहाँ तक जाती हैं, यहाँ तक जाती हैं। इनकी संख्या होती है कितनी, 12। कितनी होती है, 12 होती है। अगर मैं इनकी बात करूं कटी कशेरुका की तो ये कमर वाली होती हैं, यहाँ पर होती हैं, और कटी कशेरुकाओं की संख्या होती है कितनी, 5। समझ में आ गई बात। त्रिक की अगर मैं बात करूं तो सैक्रम में वास्तव में ये होती तो एक है, लेकिन 5 जो कशेरुकाएँ थीं वो आपस में एक दूसरे के साथ संयोजित हो गई और 5 ने मिलकर कितना बना लिया, 1 बना ली। अनुत्रिक या कॉकक्स की अगर बात करूं तो ये कितनी होती है, 1। वास्तव में कितनी थी, ये 4 थी, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, आपस में संयोजन कर लिया, संधि कर ली, और संधि करके कितनी बन गई, 1 बन गई। तो अब यहाँ पर टोटल जोड़ लगा के अगर देखें तो देखिए टोटल कशेरुकाएँ जो होती हैं, या कशेरु मेरुदंड की अगर बात करें तो मेरुदंड के अंदर अस्थि या कशेरुकाओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। देखो एक तो हो गई कौन सी, ग्रीवा कशेरुका, दूसरी प्रकार की कौन सी है, बक्षीय कशेरुका, तीसरी प्रकार की कौन सी है, कटी कशेरुका, चौथी कौन सी है, त्रिक, और 5वीं कौन सी है, अनुत्रिक। अब टोटल संख्या देखें तो देखिए ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या जो है वो कितनी है, 7। बक्षीय कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, 12। कटी कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, 5। त्रिक की संख्या कितनी है, 1। 5 आपस में संयुक्त होकर कितनी बना रही हैं, 1। अनुत्रिक जो है कॉकक्स वो कितनी है, 1, लेकिन वास्तव में कितनी थी, 4। 4 संयुक्त हो गई, संयुक्त होकर के कितनी बनाई, 1। तो अब टोटल निकाल के देखें तो देखिए कितने, 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 1 25 और 1 26, टोटल कितनी हो गई, 26 हो गई। समझ में आ रही बात। तो मैंने भी कितनी बताई है आपको, यहाँ पर इनकी संख्या कितनी बताई है, 26 बताई है। किसकी, मेरुदंड के अंदर जो कशेरुकाएँ पाई जा रही हैं उनकी। तो यहाँ पर प्रत्येक जो इसकी अस्थि है उसको कशेरुका के नाम से जाना जाता है। और ये कशेरुकाएँ जो होती हैं ये बीच में से कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, यूँ इस प्रकार से बीच में से कैसी हैं, खोखली हैं। तो खोखली होने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये खोखली होने के कारण मेरु रज्जु जो होती है उस मेरु रज्जु रस्सी नुमा संरचना जो होती है उसको मार्ग प्रदान करती हैं, मतलब इनके अंदर होकर के मेरु रज्जु गुजरती है, किससे, इन कशेरुकाओं की खोखली गुहा से। मैं समझता हूँ इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये मेरुदंड है जिसमें कितनी कशेरुकाएँ पाई जा रही हैं, 26 पाई जा रही हैं। कैसे कैसे पाई जा रही हैं वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अगली देखिए बात करेंगे, ये तो क्या है, अक्षीय कंकाल में 2 हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, एक तो मेरुदंड और दूसरी जो है वो करोटी। करोटी को 2 भागों में बांटा था, कपाल और आननी भाग। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पसली पंजर की। पसली पंजर या इसको कहते हैं रिब केज। देखिए पसली पंजर कैसे बनता है, यूं इस प्रकार से क्या है, पसली पंजर का निर्माण होता है। इस प्रकार से यूं इस प्रकार से देखिए, यहां पर ये पीछे की तरफ ये कौन है, कशेरुक दंड है। कशेरुक दंड पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ कौन सी होती है, पीछे वाली। तो मानव जो होता है उस मानव का कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं, तो मानव के पसली जो होती हैं उन पसलियों की संख्या होती है कितनी, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। 12 जोड़ी मतलब 12 इधर और 12
इधर अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये जो बन रहा है जिसमें वक्ष गुहा जो है, वक्ष गुहा का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या है, पसलियां हैं। तो 12 तो इधर हैं और 12 इधर हैं। टोटल कितनी हो गई, 12 जोड़ी, मतलब टोटल कितनी हो गई, 24 पसलियां हैं। अब इन 24 पसलियों की अगर स्थिति देखें तो किस प्रकार की होती हैं पसलियां। सबसे पहली मैं बात करूं तो इनके जो अटैचमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, आगे की तरफ, यहाँ से लेकर के, यहाँ गर्दन के नीचे की तरफ से लेकर के, और यहाँ एक बीच में चौड़ी और चपटी अस्थि पाई जाती है जो मैंने यहाँ पर ये बनाई है। इस अस्थि को कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है इसको, स्टर्नम, या दूसरा नाम और देते हैं इसको ओरोस्थि। इस अस्थि का क्या नाम है, स्टर्नम या ओरोस्थि। तो ये स्टर्नम या ओरोस्थि जो होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, अधरतल पर, मतलब आगे की तरफ बीचों बीच में पाई जाती है। इस अस्थि के इधर दाईं और बाईं तरफ दोनों भाग में क्या है, पसलियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो ये पसलियाँ जो होती हैं ये आगे की तरफ तो किसके साथ में जुड़ी होती हैं, स्टर्नम के साथ, और पीछे की तरफ किसके साथ में जुड़ी होती हैं, कशेरुकदंड के साथ। देखो ये पीछे की तरफ कशेरुकदंड जा रहा है। पसलियों की अगर बात करें तो पसलियों की पृष्ठ सतह जो होती है उसमें पृष्ठ सतह में संयोजन के लिए 2 सतह पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 2 सतह पाई जाती हैं। इसलिए पसलियों को द्विशिरस्थ क्या कहा जाता है, द्विशिरस्थ। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाईसिफेलिक। पसलियों को क्या कहा जा रहा है, बाईसिफेलिक या द्विशिरस्थ कहा जाता है, क्योंकि सिरे कितने हैं इसके अंदर, 2 सिरे पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बात करें तो स्टर्नम जो है वो आगे की तरफ है। पसलियों के जोड़े की अगर बात करें तो ये पसलियाँ जो होती हैं, पसलियाँ ओरोस्थि और पीछे की तरफ कशेरुकदंड, ये मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, पसली पिंजर का निर्माण करती हैं। एक उपास्थि और पाई जाती है जिसको कहा जाता है काचाभ उपास्थि। ये काचाभ उपास्थि क्या करती है, पसलियों को जोड़ने का कार्य करती है। समझ में आ गई बात। तो देखिए किस प्रकार की संरचना इसकी है। अगर मैं बात करूं किसकी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं जोड़ी, जोड़ी का मतलब इधर की और इधर की, तो पहली 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं वो पीछे की तरफ तो किसके साथ में, इस कशेरुकदंड के साथ में जुड़ी होती हैं, और आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो इस चौड़ी चपटी अस्थि अर्थात स्टर्नम या ओरोस्थि के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, 8, 9 और 10, 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी, ये 3 जोड़ी जो पसलियां होती हैं ये पीछे की तरफ तो कशेरुकदंड के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे की तरफ प्रत्यक्ष रूप से इस स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो फिर किससे जुड़ती हैं, ये काचाभ उपास्थि मैंने लिखी है, इस काचाभ उपास्थि की सहायता से ये तीनों जोड़ी पसलियां जो होती हैं ये 7वीं जोड़ी पसली के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। पीछे की तरफ तो कशेरुकदंड के साथ में जुड़ी रहेंगी सारी की सारी पसलियां, लेकिन आगे की तरफ ये 8वीं, 9वीं और 10वीं जो हैं ये काचाभ उपास्थि की सहायता से किसके साथ जुड़ी होती हैं, इस 7वीं जोड़ी पसली के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। अब मैंने आपको बताई है 12 जोड़ी, तो 10 के बाद तो कौन सी बच गई, 11 और 12वीं जोड़ी। ये 11 और 12वीं जोड़ी जो पसलियां होती हैं ये पीछे की तरफ तो इस कशेरुकदंड के साथ में जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे की तरफ किसी भी सतह के साथ में या किसी भी अस्थि के साथ में जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इसलिए ये जो 11वीं और 12वीं जो पसलियां हैं ये आगे की तरफ तो फ्री हैं, लेकिन पीछे की तरफ क्या, कशेरुकदंड के साथ जुड़ी हैं। आगे की तरफ फ्री हैं, तैरती हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इसलिए इन दोनों जोड़ी पसलियों को प्लावी पसली के या फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लावी का मतलब होता है तैरने वाली, तो आगे की तरफ जब जुड़ी नहीं है किसी से तो ये कैसी कंडीशन में है, तैरने जैसी कंडीशन में। इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, प्लावी पसलियों के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12 के 12 जोड़ी अर्थात 24 जो पसलियाँ हैं उन पसलियों के बारे में मैंने आपको इनकी स्थिति बता दी है, किस प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पसलियाँ जो होती हैं ये पसलियाँ और स्टर्नम जो है ये मिलकर के, पीछे की तरफ कशेरुकदंड है, काचाभ उपास्थि है, ये सब मिलकर के एक पिंजर का मतलब जाल जैसी संरचना कैसे बनाएंगे। देखिए ये जाल जैसी संरचना कैसे, यूं इस प्रकार से इस जालनुमा संरचना का निर्माण कर रहे हैं जिसको क्या नाम दिया जाता है,
पसली पिंजर नाम दिया जाता है। अब देखिए जाल जैसी संरचना में गुहा है, इस गुहा का निर्माण हुआ, इस गुहा को वक्ष गुहा के नाम से जाना जाता है। ये देखो गुहा बन गई ना इस पिंजर के अंदर, तो इस गुहा को क्या नाम दे देंगे, वक्ष गुहा। तो बीचों बीच में जो अस्थि पाई जा रही है उसको क्या कह रहे हैं, आगे की तरफ स्टर्नम, जो इस शर्ट का यहाँ पर बीच में पट्टी है, ये पट्टी उसी स्टर्नम की जगह पर बनी हुई है। तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली। आगे के कंकाली अवयव हैं उनकी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑफ ऑल यू, गुड बाय।